बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ सुरक्षित होंगे। मैं डॉक्टर रचना सिंह भदौरिया, सहायक अध्यापिका, राम नारायण लाल गर्ल्स इंटर कॉलेज गोरखपुर, आपका सामाजिक विज्ञान की वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमारे पाठ्य पुस्तक है इतिहास की पुस्तक है। इसके जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज नामक द्वितीय खंड से हम आज का पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जो है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडल शब्द सुनते ही बच्चों आपके जहन में, आपके दिमाग में क्या आता है? भूमंडल से आप क्या समझते हैं? निश्चित तौर पे भूमंडल से आप लोगों ने सोचा होगा कि जिस भूमि, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। बिल्कुल सही बच्चों। भूमंडल को और हम किस नाम से जानते हैं? उसके पर्यायवाची और क्या क्या हो सकते हैं? वसुधा, धरा, भूमि, अर्थ इत्यादि। वसुधा कहते ही मेरे जहन में तो बच्चों एक बहुत सुंदर सा वाक्य गूंजने लगता है, वसुधैव कुटुंबकम। आप लोगों ने इस वाक्य को भी कई बार सुना होगा। ये वाक्य हमारी प्राचीन संस्कृति का आधार है। इस वाक्य को उपनिषदों में भी और बहुत सारे ग्रंथों में भी लिपिबद्ध किया गया है। ये हमारे सनातन धर्म का मूल संस्कार तथा विचारधारा है। बच्चों, इस वाक्य के महत्व को हम भारतवासी इतना मानते हैं, इससे ही आपको पता चलता है क्योंकि भारतीय संसद के प्रवेश कक्ष पर भी ये वाक्य अंकित है, वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरी वसुधा ही एक कुटुंब है। कितना सुंदर विचार है। इसी को आगे ग्लोबल विलेज और कई तरीके से भी लोगों ने एक्सप्लेन किया है। अब बच्चों देखें कि अपनी प्यारी वसुधा, वसुंधरा, पृथ्वी, हमारा भूमंडल कैसा दिखाई देता है, उसको करीब से देखें। आप देख सकते हैं जब अंतरिक्ष से एक चित्र लिया जाए तो अपनी पृथ्वी ऐसी दिखाई देती है, एक जगमगाते हुए नीले रंग के गोले के समान। इसका नीला रंग इसकी पानी के कारण है और वसुधा में हरा हरा हरियाली भी आपको दिखाई देती है। किंतु अध्ययन की दृष्टि से बच्चों हम लोगों ने ग्लोब का आविष्कार किया है। ग्लोब में हम भूमि और जल राशियों का अध्ययन करते हैं और जब इस ग्लोब को हम खोलते हैं तो हमारे सामने एक ऐसा मानचित्र आता है। ये प्राचीन मानचित्र है और इस मानचित्र को लेके पूर्व में, प्राचीन काल में यात्री यात्रा किया करते थे। आइए इस मानचित्र की कुछ बारीकियां देखें कि उन लोगों को क्या ज्ञान था। इस मानचित्र में हम देख सकते हैं कि सेंटर में कंपास बना है, अर्थात उन्हें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट दिशाओं का ज्ञान था। और साथ ही हम ये देख सकते हैं कि अलग अलग महाद्वीपों में उनकी भौगोलिक दृष्टि को, उनके भौगोलिक फीचर्स को भी दर्शाया गया है। ये जहाज हैं जो समुद्री यात्रा पर निकला करते थे और धीरे धीरे करके संपूर्ण विश्व की खोज इसी तरह के इन्हीं साहसी यात्रियों ने की। किंतु ये तो आधुनिक युग है, इसलिए बहुत आवश्यक है कि आज के मानचित्र को हम बिल्कुल बाय हार्ट कर लें, एकदम उसे याद रखें। वैसे बच्चों, मुझे उम्मीद है इससे पूर्व भी हमने बहुत कुछ पढ़ा है। यूरोप में राष्ट्रवाद इत्यादि ऐसे विषयों को जब हमने पढ़ा तो हमने बहुत बार ये मानचित्र देखा होगा, लेकिन इस मानचित्र को आज के विषय के लिए एक बार पूरा दोहरा लेना मेरे विचार से बहुत अच्छा होगा। आइए देखें इसमें हम क्या देखते हैं। आप सबको पता है कि हमारे 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। वो 7 महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। मैं जब अमेरिका वर्ड इस पाठ में जब बोलूँगी तो मेरा मंतव्य उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के साथ साथ ये मध्य भाग के मध्य अमेरिका भी होगा। ये कैरेबियन द्वीप समूह है और ये मध्य अमेरिका के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, सबसे पहले आता है उत्तरी अमेरिका। आइए इसे हम लोग एक एक करके
देखिए, उत्तरी अमेरिका, इसको हम पहला नंबर दें, दक्षिणी अमेरिका को दूसरा नंबर दें, तीसरा नंबर हम देंगे अफ्रीका महाद्वीप को, चौथा नंबर यूरोप को, पांचवा नंबर एशिया को, छठा नंबर ऑस्ट्रेलिया को और सातवां नंबर हम देंगे अंटार्कटिका महाद्वीप को। ये तो हो गए महाद्वीप। इस अपने पाठ में, इस अध्याय में हम बार बार कुछ जिक्र करेंगे, इसलिए हम अभी आपको बता दें कि हमारा फोकस अमेरिकी महाद्वीप, उत्तरी अफ्रीकी महाद्वीप, यूरोप, एशिया और एशिया का दक्षिण पूर्वी हिस्सा रहेगा। आइए एक बार महासागर भी देख लेते हैं। सबसे प्रथम है पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, फिर आता है अटलांटिक ओशन, अंध महासागर, फिर आता है हिंद महासागर। आप देख सकते हैं ये हमारा भारत है, हिंदुस्तान है, इसके दक्षिण में ये सागर है, ये हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है। फिर चौथा आता है आर्कटिक महासागर, या इसे उत्तरी ध्रुवीय महासागर भी कहते हैं, और ऐसे ही पांचवा है अंटार्कटिक महासागर अर्थात दक्षिणी ध्रुवीय महासागर। आइए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने प्रमुख विषय की तरफ, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसके अंतर्गत आज हम जिन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वो है आधुनिक युग से पहले। अब सुनने में थोड़ा सा क्लिष्ट महसूस होता है कि थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन बहुत रोचक है आज का विषय। और बच्चों, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो जब हम उसे रटते नहीं, उसको समझते हैं, तो वो बहुत बहुत ही रोचक हो जाता है। इसी में आज देखिए किन रोचक बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे। आधुनिक युग से पहले, आधुनिक युग से पहले का अर्थ है कि आधुनिक युग अर्थात उन्नीसवीं शताब्दी से पहले भूमंडलीकृत विश्व किस प्रकार बन रहा था, किस प्रकार अग्रसर हो रहा था। इसी बिंदु को हम तीन बिंदुओं में पढ़ेंगे। पहला है रेशम मार्ग से जुड़ती दुनिया। बहुत रोचक विषय है ये कि किस प्रकार सुंदर सुनहरे रेशम के धागे ने संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में पिरो लिया, लगभग संपूर्ण विश्व को। फिर हम पढ़ेंगे भोजन की यात्रा। इसके अंतर्गत तो बड़ी लजीज व्यंजन जो आज आपकी टेबल पर रहते हैं उनकी चर्चा करेंगे कि कैसे उनकी उत्पत्ति हुई और कालांतर में कैसे वो अपने परिवर्तित स्वरूप के साथ आपके सामने आज हैं। फिर अंतिम बिंदु रहेगा हमारा विजय, बीमारी और व्यापार। कहने का अर्थ है बच्चों कि इसमें हम ये पढ़ेंगे कि विजय, बीमारी और व्यापार, इन तीनों बिंदुओं के माध्यम से कैसे आधुनिक युग से पहले भूमंडलीकृत विश्व बन रहा था। चलिए अपने प्रमुख विषय की ओर चलते हैं, आधुनिक युग से पहले। बच्चों, जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो हमारे सामने एक आर्थिक परिस्थिति आती है, और वो आर्थिक परिस्थिति बहुत पुरानी नहीं है, मात्र 50 सालों में ही वो हमारे सामने आई है। लेकिन अपने इस अध्याय के अध्ययन के दौरान हम पढ़ेंगे कि कैसे व्यापार, कामकाज की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते थे। पूंजी व बहुत सारी चीज़ों की वैश्विक आवाजाही थी और इनका एक लंबा इतिहास रहा है। आज बच्चों, जब हम वैश्विक आपसी संपर्कों की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे हमें अपने इतिहास को ज़रूर देख लेना चाहिए, उन पड़ावों को ज़रूर देख लेना चाहिए जिनके माध्यम से चलते हुए हम आज इस स्थिति पर पहुँचे हैं। इतिहास के हर दौर में बच्चों मानव समाज सदैव एक दूसरे के करीब आता चला गया है। प्राचीन काल से ही यात्री यात्रा करने के लिए, व्यापारी व्यापार करने के लिए, पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए यात्रा किया करते थे। आपको लगा होगा कि ये मैंने हाईलाइट भी कर रखा है और इस शब्द का
उच्चारण नहीं किया। हाँ बच्चों, इसीलिए क्योंकि ये सब तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या उत्पीड़न और यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए भी लोग अपने स्वदेश को छोड़कर कहीं बाहर जा सकते हैं? जी हाँ, इसकी चर्चा हम विस्तार से आगे करेंगे। बच्चों, अपनी यात्राओं में लोग तरह तरह की चीज़ें, पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार इत्यादि लेकर चला करते थे। आप भी जब कभी यात्रा करते होंगे, निश्चित तौर पे अपनी पैकिंग करते होंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें रखते होंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ कि मानव समाज की एक इकाई है, एक यूनिट है, एक यूनिट है बच्चों, और ये 5 आयामों से जुड़ा हुआ है इसका व्यक्तित्व। और ये 5 आयाम ये चाह कर भी अपने से अलग नहीं कर सकता। पहला आयाम है इसका धर्म, दूसरा संस्कृति, तीसरा समाज, चौथा अर्थव्यवस्था और 5वां राजनीतिक परिस्थितियां। जाने अनजाने बच्चों, जब यात्री अपने साथ चीज़ें, पैसा, मूल्य और मान्यताएं ले गए, हुनर और विचार आविष्कार भी अपने साथ ले गए, तो निश्चित तौर पे दूसरी जगह से भी ये सब चीज़ें लेकर वो स्वदेश लौटे होंगे। किंतु फिर वही बात यहाँ एक और है, यहाँ तक कि वो कीटाणु और बीमारियाँ भी साथ लेकर चलते थे। फिर सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगा होगा आपको कि किस प्रकार वो कीटाणु और बीमारी साथ लेके चलते थे। तो बच्चों, इसके लिए हमें कहीं दूर नहीं जाना। आज ही का सबसे ज्वलंत उदाहरण आपके सामने है कोविड-19 नाम की महामारी, जिससे आज पूरा विश्व त्रस्त है और इसकी गिरफ्त में है। क्या ये तो मानव जीवन की चुनौतियां हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसके भी कहीं ना कहीं कोई बचाव के तरीके हैं। लेकिन सबसे बड़ा तरीका सोशल डिस्टेंसिंग का है। इससे एक बात पता चलती है कि वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण जहाँ करीब लाने की प्रक्रिया है, वहीं कहीं ना कहीं इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। इसी प्रकार कीटाणु और बीमारी, जैसे कोविड-19 के केस में हमने देखा कि कैसे एक प्रांत से ये बीमारी धीरे धीरे पूरे विश्व में व्याप्त हो गई, मात्र यात्राएं करने के कारण। लेकिन ये बीमारी का इतिहास आज का या कुछ वर्ष पुराना नहीं है। इसको रेखांकित हम कर सकते हैं 7वीं सदी से, और जब हम 13वीं सदी में आते हैं तो बड़े आराम से इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने आते हैं। बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता भी जो समुद्री व्यापार किया करती थी 3000 ईसा पूर्व में, उस समय भी वो जिन क्षेत्रों से व्यापार करती थी, आज उन क्षेत्रों को हम पश्चिम एशिया के नाम से जानते हैं। ऐसा ही मालदीव्स के विषय में भी है कि वहाँ के समुद्र में पाए जाने वाली कौड़ियाँ और सीपियाँ हमको चाइना और उत्तरी अफ्रीका के द्वीप तक मिली हैं। इससे व्यापार की व्यापकता और लोगों के आने जाने का पता चलता है। किंतु बच्चों, ये विज्ञान का युग है, आधुनिक युग है। बिना प्रमाण के कोई भी चीज़ या कोई भी तथ्य को मानना थोड़ा मुश्किल होता है। देखिए, आपकी एनसीईआरटी में एक बड़ा सुंदर एक प्रमाण, एक चित्र है। एक स्मृति शिला पर पानी की एक जहाज का चित्र है जो गोवा संग्रहालय से लिया गया है। इसमें दिखाया गया है जलपोतों को, शिप्स को, और इस तस्वीर में दिखाया गया है कि किस प्रकार समुद्र व्यापार को ये लोग महत्व देते थे। अब बच्चों, आइए सबसे पहले चलते हैं अपने पहले सब टॉपिक की तरफ, रेशम मार्ग, सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया। बच्चों, रेशम आप सभी ने देखा होगा, और मुझे जहाँ तक लगता है आप सभी को शायद पता भी हो कि हमको रेशम कैसे प्राप्त होता है। रेशम शहतूत यानी मलबरी ट्री पर पाले जाने वाले कीड़ों के कोकून से हमें प्राप्त होता है, और उनसे वो बारीक सा सुंदर सा धागा निकालकर रेशम बनाया जाता है। आधुनिक युग से भी पहले बच्चों, दूर दूर तक स्थित भागों के बीच में व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क थे, और इनका सबसे जीवंत उदाहरण था सिल्क मार्ग, सिल्क रूट। जी हाँ,
मार्ग चीन से शुरू होता था, क्योंकि चीन की जो सिल्क थी वो पश्चिम की तरफ भेजी जाती थी। और इतिहासकारों ने तो बहुत सारे सिल्क रूटों का जिक्र किया है। चीन से ही क्यों रेशम भेजी जाती थी, प्रश्न ये भी उठता है। निश्चित तौर पे वो बहुत उच्च क्वालिटी की होती थी। उसके बारे में शायद यहाँ तक कहा गया है कि एक एम्परर थे, एक राजा थे, उनकी रानी ने इसका आविष्कार, उसकी बारीकी और उसकी क्वालिटी को अच्छा किया था, और उसके बाद इसकी डिमांड पूरे विश्व में होने लगी। इसकी शुद्धता के बारे में ये कहा जाता है कि एक चादर, एक सिल्क की अगर चादर को आप फोल्ड करके एक छोटी सी अंगूठी के बीच से निकाल दें तो इधर से उधर वो निकल सकती है, वो इतनी बारीक मुलायम होता है। अब ये जो व्यापारिक मार्ग थे सिल्क के, वो जमीन और समुद्र से होकर गुजरने वाले तो थे ही, ये एशिया में ही नहीं फैले थे, अपितु एशिया के साथ ये यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी स्वयं को जोड़े हुए थे। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय से ही हमको दिखाई देते हैं, और 15वीं शताब्दी तक, बच्चों 15वीं शताब्दी तक हम इनके अस्तित्व को देख सकते हैं। आइए मानचित्र के माध्यम से और समझें। सबसे पहले आप इस चित्र को देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में ये चित्र है। ये चीन की एक गुफा की पेंटिंग है। गुफा की पेंटिंग को भित्ति चित्र या फ्रेस्को भी कहते हैं। उसमें रेशम यानी कि सिल्क मार्ग को दिखाया गया है। वहीं आइए इस मानचित्र में भी देखें। इस मानचित्र में येलो, पीले रंग की जो लाइन है, देखिए चाइना से होती हुई ये कहाँ से होके कहाँ जा रही है, ये अरेबियन कंट्रीज, और यही नहीं ये यूरोप तक गई है, और इसने उत्तरी अफ्रीका को भी टच किया है। इसके साथ बहुत सारी कनेक्टिंग सिल्क रूट लाइंस भी थी जो रेड लाइन से आपको दिखती। इससे पता चलता है कि एक ही मार्ग नहीं था, और वाकई इतिहासकारों ने बहुत सारे जो सिल्क रूट का जिक्र किया है वो इसी के अंतर्गत देख सकते हैं आप बच्चों। लेकिन ये सिल्क मार्ग जो था वो मात्र सिल्क व्यापार के लिए, रेशम के व्यापार के लिए ही नहीं था। ये इस मार्ग के माध्यम से चीनी पॉटरी भी और पूर्वी एशिया के कपड़े व मसाले भी दुनिया के दूसरे भागों में जाया करते थे। कहने का अर्थ है इससे सिर्फ चीन से रेशम ही नहीं, बल्कि दक्षिण पूर्वी एशिया से कपड़े और भारत से मसाले भी इसी मार्ग के द्वारा, और चीनी पॉटरी भी इसी मार्ग के द्वारा कहाँ जाया करती थी, दूर दूर तक यूरोपियन कंट्रीज तक जाया करती थी। और ये लोग वापस खाली हाथ नहीं आते थे। उन दिनों यात्रा का व्यय भी बहुत ज़्यादा होता था और लंबा समय लगता था, तो ये लोग खाली हाथ नहीं आते थे, अपितु वहाँ से कीमती धातुएं जैसे सोने चांदी की सामान इत्यादि अपने साथ लाया करते थे। बच्चों इधर हम देख सकते हैं कि मसालों का व्यापार किस तरीके से था। हम सभी जानते हैं कि दक्षिण भारत की खूबी है मसाले। देखिए, या भारत से मसालों का व्यापार हर तरफ, चाइना, अरेबियन कंट्रीज, आपके अफ्रीका और यूरोप तक था। यूरोप के बारे में तो बच्चों यहाँ तक कहा जाता है कि दक्षिण भारत में उगने वाली काली मिर्च उन्हें इतनी अपने खाने में पसंद थी कि वहाँ की महिलाएं तो इसकी जैसे दीवानी ही थी। उसके बिना उनका भोजन फीका होता था। बच्चों, व्यापार और संस्कृति ये दो अलग शब्द जरूर हैं, लेकिन दोनों ही प्रक्रिया साथ साथ चलती हैं। कहने का अर्थ है कि ये सिल्क का जो मार्ग था वो मात्र व्यापार का मार्ग नहीं था, किंतु इसी रास्ते ईसाई मिशनरी एशिया में आई, और कुछ समय बाद मुस्लिम धर्म उपदेशक भी इसी रास्ते दुनिया में फैले। और इससे बहुत पूर्व हमारे पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग के माध्यम से ही विविध शाखाओं से होता हुआ सभी दिशाओं में फैला। आइए बच्चों, अब अपने दूसरे सब टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो है भोजन की यात्रा। स्पैगेटी और आलू सुनते ही मुंह में पानी आ गया। निश्चित तौर पर बच्चों, हमारे खाद्य पदार्थ जो है, खाने वाले पदार्थ हैं, वो दूसरे देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के बहुत अच्छे उदाहरण पेश करते हैं। जब व्यापारी एक स्थान से
दूसरे स्थान जाते थे, जैसे आज भी आप लोग जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो अपने साथ खाना ज़रूर ले जाते होंगे। इसी प्रकार प्राचीन काल में ये यात्री जाने अनजाने अपने साथ नई फसलों के बीज भी बो कर आते थे। संभव है कि दुनिया में जो झटपट तैयार खाना है आज जो आपकी टेबल पे परोसा जाता है उसके कुछ साझा स्रोत रहे होंगे। साझा स्रोत का मतलब कि उनके सोर्सेज एक रहे होंगे और कालांतर में रूपांतरण के साथ आप उन्हें कुछ दूसरे नामों से भी जानते होंगे। जैसे स्पेगेटी की कहानी देखें, चाइना से ये आया नूडल्स के रूप में और पश्चिम में जाके ये स्पेगेटी नाम से प्रसिद्ध हो गया। और इसी प्रकार पास्ता अरब यात्री ले गए थे सिसिली का 5वीं शताब्दी में। सिसिली है एक छोटा सा टापू इटली का और वहाँ ये पास्ता नाम से प्रसिद्ध हो गया। बच्चों इसी तरह बहुत सारे व्यंजन हैं जो भारत और जापान में बहुत आम हैं, लेकिन उनके जन्म की कहानी किसी को पता नहीं है, उनके स्रोतों को ढूंढना अब थोड़ा मुश्किल है। फिर भी इन अनुमानों के आधार पर इतना तो कहना जरूर है कि आधुनिक काल से भी पहले सांस्कृतिक लेन देन भी व्यापक रूप से होता था। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। मैं एक बार क्या फिर रिपीट करूं क्योंकि इनको सुनते ही मुंह में पानी आ रहा है और अफसोस हो रहा है। आज से 500 वर्ष पूर्व अगर हम पैदा होते तो इस जायके को चखने से रह जाते। हाँ बच्चों, ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में क्रिस्टोफर कोलंबस की मेहरबानी से आए। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का एक नाविक था, जेनेवा के रहने वाले थे और थोड़े घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। ये अज्ञात महाद्वीपों की जब खोज में निकले तो वहाँ अमेरिका पे पहुँचे और अमेरिका में इन फसलों को उगाया जाता था। हम वही कह रहे हैं कि अमेरिका में हम जब कह रहे हैं तो हम पूरी उत्तरी, दक्षिणी अमेरिका और मध्य अमेरिका तीनों का जिक्र करते हैं। फिर बच्चों वही मेरा कहना है कि इस चित्र से, जो कि वेनिस का ये एक दृश्य है जो आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में दे रखा है, मार्को पोलो की पुस्तक से है। मार्को पोलो भी एक इटली यात्री थे। उन्होंने इस चित्र में दिखाया है कैसे पूर्व विश्व से आए, यानी कि एशियन कंट्री से आए व्यापारी आपस में चीज़ों की अदला बदली कर रहे हैं। ये तो बच्चों खाने को लेके जायके की बात हो गई, लेकिन एक और इसका पहलू और पक्ष है कि कभी कभी ये खाद्य पदार्थ किसी किसी महाद्वीप या देश में ज़मीन आसमान का फर्क लाए। साधारण सा आलू जब यूरोप में आया तो वहाँ के गरीब लोगों की जैसे ज़िंदगी ही बदल गई। उनके भोजन का स्तर बेहतर हो गया और ना सिर्फ स्तर बेहतर हो गया बल्कि उनकी औसत उम्र भी बढ़ने लगी। आयरलैंड के करीब काश्तकार तो आलू पर इस हद तक निर्भर हो गए कि 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की जब फसल बर्बाद हो गई तो लोग वहाँ भूखमरी का शिकार होने लगे और मौत के मुंह में चले गए। देखिए बच्चों, एक चित्र में दिखाया गया है कि किस प्रकार जब फसल बर्बाद हुई तो बच्चे प्रयास करते रहे कि कहीं से आलू मिल जाए और उनका पेट भरे। इस कारण बहुत लोग मरे और बहुत लोग अपने घर को छोड़ के दूसरे देशों में चले गए। आइए अब अपना तीसरा बिंदु डिस्कस करें जो है विजय, बीमारी और व्यापार। बच्चों, जब 16वीं सदी में यूरोपीय जहाज़ों ने एशिया और अमेरिका की खोज की तो ऐसा लगने लगा जैसे पूर्व आधुनिक युग बहुत छोटा हो गया। पूर्व आधुनिक 19वीं शताब्दी से पूर्व का युग जैसे थोड़ा छोटा हो गया। इससे पहले हिंद महासागर में लोग ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आती जाती थी और यही केंद्र था। भारतीय उपमहाद्वीप इन प्रवाहों के रास्ते में एक अहम बिंदु था और पूरा नेटवर्क इसी इलाके में था। किंतु जब यूरोपीय दाखिल हुए तो अब इन प्रवाहों की दिशा यूरोप की ओर मुड़ गई। बच्चों, 16वीं सदी के मध्य आते आते पुर्तगाली स्पेनिश सेनाएं विजय की ओर निकली और अमेरिकी उपनिवेशों पर उन्होंने विजय प्रारंभ की। लेकिन मैं यहाँ बता दूं कि ये जो यूरोपीय सेनाएं थी
वो केवल ताकत से या सैनिक ताकत से नहीं जीती, किंतु अपने साथ एक शक्तिशाली हथियार लाई थी और वो थे चेचक के कीटाणु। क्योंकि लंबे समय से अमेरिका अलग थलग था और उनके नागरिकों में इस बीमारी को लेकर रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। इसके फलस्वरूप चेचक से बहुत सारे लोग मरे और ये पूरे महाद्वीप में फैल गई और पूरे समुदाय खत्म हो गए और इस तरह से इस घुसपैठिए की जीत का रास्ता आसान होता चला गया। आपका एक प्रश्न है यहाँ, जो आप देख सकते हैं इस बॉक्स में आपकी एनसीईआरटी में, जैविक युद्ध, और फिर देखिए क्वेश्चन मार्क कि क्या ये जैविक युद्ध था, जैसे कि आज हम भी अपनी कोविड-19 की बीमारी को लेकर कभी कभी सोचते हैं। एक मैसाचुसेट्स के गवर्नर का बड़ा अजीब वक्तव्य है कि ईश्वर का वरदान है क्या छोटा चेचक। देसी जनता छोटी चेचक के कारण लगभग पूरी तरह खत्म हो गई और इस तरह परमेश्वर ने हमारी मलकियत सिद्ध कर दी। बच्चों, आइए देखें कि 19वीं सदी में यूरोप में गरीबी फैली हुई थी। कारण था औद्योगिक क्रांति। इस कारण बेहिसाब भीड़ बढ़ गई थी शहरों में और बीमारियां थी। धार्मिक टकराव के कारण वहाँ असंतोष था और ये असंतुष्ट लोग कौन थे? जो पहले की मान्यताओं को नहीं मानते थे और कड़े दंड से बचने के लिए ये लोग भी यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे। 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़ कर लाए गए गुलामों को, अफ्रीका से लाए गए गुलामों को यूरोपीय बाजारों में बेचा जाता था ताकि कपास और चीनी का उत्पादन ये लोग कहाँ करें? अमेरिका में कर सकें। देखिए एक चित्र में दिखाया गया, बड़े सुंदर कपड़े पहनकर इनकी नीलामी की जाती थी और उसे हिसाब से इनका मूल्य लगाया जाता था। बच्चों, 18वीं शताब्दी का काफी समय बीत जाने पर भी चीन और भारत ही सबसे धनी देश कहलाते थे, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि 15वीं सदी से चीन किन्हीं कारणों से धीरे धीरे अपने संबंध दुनिया से खत्म करने लगा और इस अलग थलग होते चीन की जगह ले ली अब बढ़ते अमेरिका के महत्व ने और विश्व व्यापार का केंद्र अब पश्चिम बन गया। अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। बच्चों, आज के लिए इस टॉपिक से इतना ही। आइए चलें अपने गृह कार्य की ओर देखें। हमें यहाँ संक्षेप में करना है, ज़्यादा विस्तार में नहीं। सबसे पहला प्रश्न है, 17वीं सदी से पहले होने वाले आदान प्रदान के 2 उदाहरण दीजिए। सिर्फ 2 उदाहरण देने हैं, एक उदाहरण एशिया और एक उदाहरण अमेरिका महाद्वीप के बारे में चुने। हम इसको जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने वहाँ क्लियर किया था। दूसरा प्रश्न है, बताएं कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारी के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद की। एक बिंदु चर्चा का भी है जिस पर आप स्वयं मंथन और विचार करें। जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी तो इसका क्या मतलब है? बच्चों, आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अब हम मिलेंगे अपने दूसरे भाग में दूसरे प्रकरण के साथ। धन्यवाद।